अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम साइंस किताब का 16वां सबक पढ़ेंगे जो सेल के बारे में है। बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में बहुत से जानदार चीज़ों को देखते हैं। इनमें इंसान, हैवान, जानवर, कीड़े मकोड़े, पौधे शामिल हैं। ये सारे जानदार एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। गुलाब का पौधा, सेब का दरख्त, हाथी, चिड़िया, मच्छर वगैरह एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर इन सबों में एक चीज़ कॉमन है। ये सब छोटे छोटे लिविंग यूनिट्स के बने हुए हैं जिसको हम सेल कहते हैं। हम कह सकते हैं कि all living things are made up of tiny living parts called cells। जिन घरों में हम रहते हैं वो ईंटों से बने हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि ईंटों से मकान बनाया जाता है। एक ही किस्म के ईंट से लाखों किस्म के मकान बनाए गए हैं जो शक्ल में, साइज में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, मगर सबों की बेसिक यूनिट एक ही चीज़ है, ईंट। इसी तरह सारे जानदार जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग अलग लगते हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं। इनकी बुनियाद सेल है, इसलिए हम कह सकते हैं a cell is the basic unit of all living things। सेल बहुत ही छोटी चीज़ है, मगर ये बहुत काम करती है। इट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस। बहुत से ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मसलन बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो सारे काम करते हैं जो हम इंसान करते हैं। A single cell performs all the life functions, जैसे रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी पैदा करना, न्यूट्रिशन, ग़िज़ा या फूड का इस्तेमाल करना, एक्सक्रीशन, अपनी बॉडी से गंदे मवाद बाहर निकालना, ग्रोथ, बढ़ना, रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना या अपनी नस्ल आगे बढ़ाना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे काम एक ही सेल अंजाम देती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो लाखों और करोड़ों सेल्स के बने होते हैं, वहाँ हर काम के लिए सेलों का एक अलग अलग ग्रुप होता है जो स्पेशलाइज्ड होते हैं खास काम करने के लिए। जैसे पौधों में लीफ सेल्स फोटोसिंथेसिस के लिए मुकर्रर हैं, वो पौधों के लिए ग़िज़ा बनाते हैं। इंसानों में मसल सेल्स हरकत करने के लिए और किडनी सेल्स एक्सक्रीशन के लिए मुकर्रर हैं। यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर काम को अलग अलग सेल्स ग्रुप अंजाम देते हैं। इस तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर के उसूल के तहत काम होता है। कहते हैं कि इस दुनिया में जो पहली जानदार चीज़ पैदा हुई वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे और वहीं से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। सेल्स इस कायनात में तब से मौजूद हैं जब से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। यानी cells have been in existence in this universe since the origin of life। सेल बहुत छोटी होती है और इसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। हालांकि कुछ सेल्स बड़ी भी होती हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। उनके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे, मगर मेजॉरिटी ऑफ सेल्स को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। इतनी जानकारी हासिल करने के बाद हम कह सकते हैं कि सेल जिंदगी या लाइफ की सबसे छोटी इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसको अपनी एक खास बनावट होती है और हर सेल कोई ना कोई खास काम करती है, यानी सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। 17वीं सदी से पहले सेल्स के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं और किसी ने सेल को नहीं देखा था। 17वीं सदी के वस्त में जब मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप वजूद में आए तो सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार दुनिया को जानकारी दी। रॉबर्ट हुक इंग्लैंड का एक साइंसदान था। उसने कॉर्क का एक बारीक सा छिलका अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको बहुत से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। बिल्कुल उसी तरह
के जैसे शहद के छत्ते में होते हैं। उसने इन कंपार्टमेंट्स का नाम सेल रखा। इस तरह दुनिया में पहली बार लफ्ज़ सेल का इस्तेमाल हुआ। और एक पेड़ का छिलका या बारक होता है। रॉबर्ट हुक ने अपनी इस खोज को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उस वक्त के साइंसदानों के सामने पेश किया। अब मैं आपको सेल के बनावट के बारे में कुछ बताऊंगी। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, हर सेल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सेल के इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के बीच में एक गोल चीज होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो स्पेस या जगह होती है उसमें एक लिक्विड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम हर एक पार्ट के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक बारीक कवरिंग होती है जो सेल के इर्द गिर्द होती है और सेल के बाकी सारे पार्ट्स इसी के अंदर महफूज होते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह से स्किन हमारी जिस्म को हिफाजत करता है, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी सेल की हिफाजत करता है और ये सेल को एक शक्ल या शेप देता है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो सेल के सारे कंटेंट्स इधर उधर बिखर जाते और सेल का कोई वजूद नहीं रहता। सेल मेम्ब्रेन में बहुत से बारीक सुराख होते हैं जिनके ज़रिए सेल से बहुत सी चीज़ें बाहर निकलती और बहुत सी चीज़ें सेल के अंदर दाखिल होती हैं। It allows transport of materials in and out of the cell. साइटो इज रिलेटेड टू सेल और प्लाज्मा का मतलब है लिक्विड। साइटोप्लाज्म सेल का लिक्विड पार्ट होता है। ये एक किस्म का गाढ़ा पानी होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान की जगह में मौजूद रहता है। सेल का बड़ा हिस्सा इसी से भरा होता है। इसी साइटोप्लाज्म में सेल के और दूसरे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं यानी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ वगैरह, वो सभी सेल ऑर्गेनेल्स के मदद से इस साइटोप्लाज्म में होते रहते हैं। We can say all life functions take place in the cytoplasm. न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर या एक गोल चीज जैसी होती है जो सेल के अंदर मौजूद होता है और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। अमूमन हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, मगर कुछ सेलों में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं जैसे मसल सेल्स में। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है जैसे आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स। अब फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। न्यूक्लियस को हम सेल का बॉस या कंट्रोलिंग यूनिट कहते हैं। जिस तरह स्कूल में सारे काम हेडमास्टर या प्रिंसिपल के हुक्म से होते हैं, उसी तरह सेल में सारे लाइफ एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस के हुक्म से होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस का और एक अहम रोल है। ये पेरेंट्स के खासियतें, कैरेक्टर्स बच्चों में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जिसकी वजह से इंसान का बच्चा इंसान ही बनता है और भेड़ का बच्चा भेड़ ही बनता है। जिस तरह सेल के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से न्यूक्लियस और उसके अंदरूनी चीज़ें साइटोप्लाज्म से अलग रहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बारीक सुराख होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी एक मोटा गाढ़ा पानी जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक छोटा सा गोल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं।
ये राइबोसोम्स को बनाने का काम करता है। न्यूक्लियस में जो सबसे अहम चीज़ होती है उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स बारीक धागे जैसे होते हैं जिनको इकट्ठे हम क्रोमैटिन नेटवर्क भी कहते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स पर छोटे करोड़ों यूनिट्स होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। हम कहते हैं सेल एक लिविंग यूनिट है, मगर ये सेल जिस चीज़ की वजह से लिविंग है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दरअसल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस हैं उनको हम इकट्ठे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। वज़न के एतबार से हम अगर देखेंगे तो प्रोटोप्लाज्म का 99% हिस्सा सिर्फ 4 एलिमेंट से बना हुआ है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन शामिल हैं। इन 4 एलिमेंट्स के अलावा प्रोटोप्लाज्म में फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम भी मौजूद होता है। ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह बहुत अहम हैं। इन कंपाउंड्स की वजह से प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग यूनिट बनता है। साइटोप्लाज्म में जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट वगैरह शामिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्फेरिकल या रॉड शेप्ड छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। एक सेल में बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी पैदा करते हैं। ग़िज़ा में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में तब्दील होता है। यही ग्लूकोज फिर सेल में पहुंचता है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज से ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी पैदा करता है। यही एनर्जी पूरे सेल या ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल में आती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन्स थैले जैसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर तह पर तह लगे होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं। पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर छोटे छोटे गोल दाने लगे होते हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। दरअसल यही राइबोसोम्स एक सेल या एक ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को बहुत प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए सेलों में ज़्यादा राइबोसोम्स का होना भी ज़रूरी है। क्योंकि राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर होते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस एरिया होगा उतने ही ज़्यादा राइबोसोम्स हो सकते हैं। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ज़्यादा सरफेस एरिया होना ज़रूरी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन तह ब तह लगे होते हैं, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरी लाइफ प्रोसेसेस के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया फराहम करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपैरेटस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक किस्म के थैलों या फ्लैट सैक्स का एक ढेर जैसा होता है। राइबोसोम्स में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं या दूसरे ऑर्गेनल्स में जो फैट मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो पहले गोल्गी एपैरेट्स में पहुंचते हैं। वहाँ प्रोटीन्स और फैट मॉलिक्यूल्स की मॉडिफिकेशन होती है। फिर वहाँ से ये मॉलिक्यूल्स निकलकर सेल के अंदर या सेल के बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। गोल्गी एपैरेट्स का मेन फंक्शन यही है that it modifies proteins and lipid molecules and transports them to other places inside or outside the cell. लाइसोसोम्स गोल स्ट्रक्चर्स हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स को अपना एक
अलग मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर बहुत किस्म के एंजाइम्स होते हैं। सेल का कोई भी ऑर्गेनल खराब हो जाए तो लाइसोसोम्स इनको डाइजेस्ट करके ख़त्म करते हैं। सेल में कोई बैक्टीरिया या वायरस चला जाए तो लाइसोसोम्स इनको ख़त्म करते हैं। इसके अलावा सेल में जब कोई वेस्ट मटेरियल पैदा होता है तो लाइसोसोम्स इसको ख़त्म करते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेसेस या एरियाज होते हैं जिनके इर्द गिर्द एक अपना मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन के अंदर पानी होता है जिसमें बहुत किस्म के डिसॉल्व्ड सब्सटेंस होते हैं जैसे शुगर, साल्ट्स एटसेट्रा। इन स्पेसेस या एरियाज को हम वैक्यूल्स कहते हैं। सेल में बहुत किस्म की लाइफ एक्टिविटीज चालू होती है। इस दौरान बहुत से केमिकल प्रोडक्ट्स और वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं। So, main function of vacuoles is to store various substances including waste products of the cell. सारे प्लांट सेलों में एक बड़ा वैक्यूल होता है। क्योंकि ये लिक्विड मटेरियल से भरा होता है, इसलिए वैक्यूल सेल को मजबूत या टर्चिड रखने में मदद करता है। अक्सर एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होते हैं। जिन एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं वहाँ वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है या तादाद भी कम होती है, जबकि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स हमेशा मौजूद होते हैं। इनका साइज भी बड़ा और तादाद भी ज़्यादा होती है। एमीबिया चूंकि एक ही सेल का होता है, इस सेल के अंदर वैक्यूल में फूड पार्टिकल्स जमा रहते हैं, इसलिए एमीबिया में वैक्यूल को फूड वैक्यूल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सेल के कलर्ड ऑर्गेनल्स होते हैं। इनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल की वजह से ही क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं और पौधों के पत्ते भी इसी वजह से ग्रीन होते हैं। प्लांट्स अपना फूड इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के जरिए तैयार करते हैं। तमाम सेल्स के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है, मगर प्लांट सेलों में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मजबूत और मोटी कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल एक मजबूत और नॉन लिविंग मटेरियल का बना होता है जिसको सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेल वॉल नॉन लिविंग मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए सेल वॉल प्लांट सेल का एक नॉन लिविंग हिस्सा है। चूंकि सेल वॉल मजबूत होता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल को एक डेफिनिट शेप मिलती है और सपोर्ट भी मिलता है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल के बने होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल के बैरूनी सतह एक्सटर्नल सरफेस पर कुछ उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको सीलिया या फ्लैजला कहते हैं। ये प्रोजेक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट करने में या हरकत करने में मदद करते हैं। सीलिया छोटे छोटे बालों जैसे होते हैं और पैरामीशिया में पाए जाते हैं। इसके बरक्स फ्लैजला लंबे प्रोजेक्शंस होते हैं जो यूग्लिना और क्लेमेडोमोनास में पाए जाते हैं। बच्चों, इस स्लाइड में आप देखते हो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत ऑर्गेनल्स कॉमन हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स। इसके अलावा गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स वगैरह दोनों सेलों में मौजूद होती है, मगर प्लांट सेल्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, जैसे सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट
लार्ज सेंट्रल वैक्यूम। क्या आप जानते हैं कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट क्यों होते हैं और एनिमल सेल्स में ये मौजूद नहीं होते हैं? कुदरत ने इंसान के जिस्म को खड़ा रखने के लिए या हरकत करने के लिए मजबूत हड्डियां बनाई हैं और इनके साथ मजबूत मसल्स बनाए हैं। मगर प्लांट्स में हड्डियां नहीं हैं, फिर भी बड़े बड़े दरख्त जमीन पर खड़े हैं। प्लांट्स में सेल वॉल ही सेल्स को मजबूती फराहम करता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे खड़े दिखाई देते हैं। क्या इंसान ग़िज़ा के बगैर जिंदा रह सकता है? अगर वो ग़िज़ा नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। इसलिए इंसान पेड़ पौधों से ग़िज़ा हासिल करके खाता है और अपने आप को जिंदा रखता है। मगर प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। इसलिए प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब हम जानते हैं कि तमाम जानदार सेल्स के बने होते हैं, मगर इन जानदारों में सेलों की तादाद यानी सेल नंबर में बहुत फ़र्क होती है। मसलन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जैसे एमीबिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लैमिडोमोनास बैक्टीरिया सिर्फ एक सेल के बने हैं। इसके बरक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट्स एंड और एनिमल्स शामिल हैं, बहुत सारे सेलों के बने होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेलों की तादाद में बहुत फ़र्क होती है। कुछ लोअर प्लांट्स जैसे एल्गा कुछ ही सेलों के बने होते हैं, जबकि बड़े प्लांट्स और एनिमल्स मिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है, उस वक्त उसके जिस्म में कितनी सेल्स होती हैं? जन्म लेते वक्त इंसान के बच्चे में तकरीबन 2000 मिलियन सेल्स यानी 2 अरब सेल्स मौजूद होती हैं। प्लांट और एनिमल सेल्स बहुत ही छोटी होती हैं और इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, मगर कुछ एनिमल सेल्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा है। ऑस्ट्रिच का अंडा दुनिया में सबसे बड़ी सेल है। इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13.5 सेंटीमीटर है। मुर्गी का अंडा भी एक सेल है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है। सबसे छोटा परिंदा, जिसको हम हमिंग बर्ड कहते हैं, इसके अंडे की लंबाई 13 मिलीमीटर और चौड़ाई 8 मिलीमीटर है। बड़े सेलों का साइज हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लिखते हैं, मगर बहुत छोटे सेलों का साइज हम माइक्रोन्स में लिखते हैं। 1 मिलीमीटर को अगर हम 1000 हिस्से करेंगे तो 1000वें हिस्से को माइक्रोन कहते हैं, यानी माइक्रोन 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा है। अब तक सबसे छोटी सेल जो देखी गई है वो एक बैक्टीरिया की है, जिसका नाम माइकोप्लाज्मा है। इसका साइज 0.1 माइक्रोन है। हमारे जिस्म में सबसे छोटी सेल आरबीसी है और जिसका साइज तकरीबन 9 माइक्रोन्स है, और सबसे बड़ी नर्व सेल है जिसका साइज तकरीबन 90 माइक्रोन्स है। किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन सेलों का साइज 20 से 3 माइक्रोन्स है। लंबाई के हिसाब से भी सेलों में बहुत फर्क होती है। एस्टाबिल्यूरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सेल तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबी है। जूट और हेम्प के पौधों में जो रेशे या फाइबर्स होते हैं, इन सेलों की लंबाई कुछ सेंटीमीटर होती है। हमारे मसल सेल्स भी कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इंसान के जिस्म में सबसे लंबी सेल नर्व सेल है, जिसकी लंबाई
तकरीबन 1 मीटर है। बच्चों, आप सोचते होंगे कि अगर ये सेल्स इतने लंबे हैं तो हमें क्यों दिखाई नहीं देते हैं, जबकि 1 सेंटीमीटर लंबी चीज अच्छी तरह देख सकते हैं। इंसान या पौधों के ये सारे लंबे लंबे सेल्स बहुत ही बारीक थिन होती हैं, जिसकी वजह से हम इनको नहीं देख पाते हैं। जिस तरह सेलों के तादाद और साइज में बहुत फर्क मौजूद है, इसी तरह सेलों के शेप में भी बहुत फर्क है। एमीबिया या WBC की शेप हर वक्त तब्दील होती रहती है, यानी इनको कोई डेफिनिट शेप है ही नहीं। मगर बाकी बहुत से सारे सेलों को एक डेफिनिट शेप होती है जो वो अपनी पूरी लाइफ में बरकरार रखते हैं। सेल की शेप और इसके काम या फंक्शन में गहरा ताल्लुक होता है। नर्व सेल लंबी होती है, इसके बहुत ब्रांचेस और प्रोजेक्शंस होते हैं, क्योंकि नर्व सेल को मैसेज जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाना होता है, इसलिए ये लंबे होते हैं। जिस्म के तमाम दूसरे सेलों के साथ तालमेल रखने के लिए नर्व सेल को ब्रांचेस और प्रोजेक्शंस होते हैं। इसी तरह मसल सेल्स भी लंबी और नोकीली होती हैं, जिस वजह से मसल सेल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं और हरकत करते हैं। बच्चों, यहाँ हमारा 16वां सबक साइंस का ख़त्म हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब आप अपनी किताब खोलकर सवाल जवाब करने की कोशिश कीजिए।